जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी के लिए इतिहास की पहली क्लास। सभी प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं 2024 की परीक्षा में, तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर। साथियों पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है पुरातत्व का जनक। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 में, कब? वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण की स्थापना की और इसके पहले महादेशक भी बन गए सर्वेक्षण के, पुरातत्व के। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? चिरांद, बुर्जहोम, खुनसागी, मेहरगढ़। तो साथियों जो निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक का, साथियों ये जो खुनसागी है ये भारत में हो जाएगा, पूरा पाषाण का स्थल ये भारत में हो जाएगा। साथियों देखिए पूरा पाषाण हुनसागी जो है कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है ये? कर्नाटक राज्य में है ये। कर्नाटक राज्य में है, यही भारत में है केवल कर्नाटक राज्य में। बाकी ये सभी जो है साथियों ये नहीं है। ये चिरांद, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ ये स्थल ये जो है नव पाषाण कालीन स्थल है, जबकि पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों अगला प्रश्न देखिए ये है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता प्राचीन काल में कम्मकार कम्मकार शब्द का प्रयोग या संबंध किससे था? कर संग्रह अधिकारी से, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से, कारीगरों से या सुनार से। तो साथियों कम्मकार का संबंध जो है भूमिहीन खेतिहरों से था। किससे था? भूमिहीन खेतिहरों से था साथियों। भूमिहीन खेतिहरों से जो है कम्मकार शब्द का प्रयोग था। और कम्मकार शब्द जो है एक तमिल भाषा का शब्द है। किसका? तमिल भाषा का एक शब्द है साथियों, जिसका संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से होता था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? साथियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करते चलना। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान पूर्व, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा। साथियों किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा? पीते का, पत्थर का, लकड़ी का, कांसे का। तो साथियों किसका इस्तेमाल किया जाने लगा? कांसे की जगह साथियों लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए? कांसे की जगह पर। कांसे की जगह पर यहाँ पर रिक्त स्थान में आना चाहिए कांसे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे? किसको बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे? सीसा, कांस्य, लोहा और सोना। तो इसमें का कौन सही जवाब हो जाएगा साथियों? जो कांस्य को बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग किया करते थे। किसको? कांस्य को बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे। ये इन दोनों की मिश्रित धातु है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 6 कहता है माइक्रोलिथ जो है किसका इस्तेमाल किया जाता था? यानी कि शुरुआती इंसानों द्वारा माइक्रोलिथ के रूप में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था? सिक्के का, छोटे पत्थर के औजारों का, कपड़े का या मिट्टी के बर्तन का। तो साथियों माइक्रोलिथ जो है ये छोटे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। छोटे पत्थर के औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। छोटे पत्थर के औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था।
माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजारों को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कहता है साथियों, प्रश्न संख्या 7, मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ क्या होता है। साथियों मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ क्या होता है, जो कि कौन सी भाषा में। साथियों देखिए, हाँ, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये कौन सी भाषा में होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। कौन सी भाषा, फारसी, उर्दू, हिंदी, सिंधी। तो साथियों देखिए, इसका जो मृतकों का टीला जो होता है यानी मुर्दों का टीला, ये सिंधी भाषा में होता है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ मोहनजोदड़ो का मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला होता है। कौन सी लैंग्वेज में, सिंधी भाषा में होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। और देखिए साथियों, मृतकों का टीला कहा जाता है जो कि सैंधव सभ्यता, कौन, मोहनजोदाड़ो जो है सैंधव सभ्यता का एक साथियों, वो इसकी खोज साथियों जो है कब की गई, इसकी खोज साथियों 1922 में की गई। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो की खोज साथियों 1922 ईस्वी में किसके द्वारा, रखलाल दास बनर्जी के द्वारा की गई। रखलाल दास बनर्जी के द्वारा की गई साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कहता है साथियों, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, नंद नंद नगरी लिपि। तो साथियों कौन सी, खरोष्ठी लिपि जो है साथियों, कौन सी, खरोष्ठी लिपि जो है वो साथियों दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और प्राचीन प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय साथियों जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जो है वो साथियों किसको जाता है, जेम्स प्रिंसेप ने साथियों सर्वप्रथम खरोष्ठी लिपि पढ़ा साथियों, जेम्स प्रिंसेप ने। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये कहता है, अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने 9 नंबर। ये कहता है 9 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता, मोसोपोटामियाई, कौन सा है, मेसोपोटामियाई सभ्यता, मिस्र सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। इसको नगरीय सभ्यता का भी कहा जाता है, इसको नगरीय सभ्यता का भी नाम दिया गया। इसके साथियों प्रमुख नगर कौन कौन है साथियों, हड़प्पा हड़प्पा और साथियों मोहनजोदड़ो। अभी आपने देखा था मोहनजोदड़ो, ये साथियों इसके जो है, इसके प्रसिद्ध नगर हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा साथियों आप सभी के सामने, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। लोथल, बनावली, दैमाबाद, कालीबंगा। साथियों कहां से एक हड़प्पा कालीन रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, किस स्थान से आपको ये बताना है। साथियों दैमाबाद से प्राप्त हुई है, दैमाबाद से हड़प्पा कालीन रथ की साथियों एक मूर्ति प्राप्त हुई, मूर्ति या फिर प्रतिमा प्राप्त हुई है साथियों। और इसके अलावा दैमाबाद कहाँ पर है साथियों, दैमाबाद जो साथियों ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है साथियों, दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य में है। और ये साथियों दक्षिणतम स्थल है, यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है ऋग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था, रावी नदी को क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। अस्कनी, विप्रसा, विपाशा, परुषणी, विशस्ता। अस्कनी, विपाशा, परुषणी, विशस्ता क्या कहा जाता था साथियों, आपको ये बताना है। तो देखिए साथियों, जो ये किसको, रावी नदी को साथियों कहा जाता था परुषणी। क्या कहा जाता था, परुषणी जो है साथियों ये रावी नदी को कहा जाता था। जबकि साथियों अस्कनी किसको कहा जाता था, अस्कनी साथियों चिनाब को कहा जाता था, चिनाब को साथियों अस्कनी कहा जाता था। और साथियों विपाशा जो है व्यास नदी को कहा जाता था, व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। और विस्तता साथियों किसको कहा जाता था, विस्तता जो है साथियों
वो झेलम नदी को कहा जाता था, झेलम नदी को कहा जाता था। और गोमती साथियों किसको कहा जाता था? सदा नीरा भी साथियों देख लीजिए, सदा नीरा, सदा नीरा किसको कहा जाता था? सदा नीरा साथियों गंडक नदी को कहा जाता था। किसको? गंडक नदी को कहा जाता था सदनीरा या फिर सदा नीरा। और गोमती नदी साथियों गोमल नदी को कहा जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? ईश्वर एवं इसके अवतार, ईश्वर की चमत्कारिक कथा, सदाचार एवं जीवन पद्धति, दर्शन एवं ज्ञान। साथियों 12 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा? साथियों उपनिषदों का केंद्रीय विषय जो है दर्शन एवं ज्ञान पर आधारित था। ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है इसमें साथियों, किसी भी ढोंग का वर्णन नहीं है इसमें, दर्शन और ज्ञान का वर्णन है। तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न। और साथियों एक बात याद रखिएगा, उपनिषद की संख्या 6 है और साथियों वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या 4 है, वेद की संख्या 4 है और उपनिषद की संख्या कितनी है? 6। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो किसमें साथियों हो जाएगा जो ये जादू टोना का वो किया गया, किसमें? ये अथर्ववेद में हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। एकमात्र ये ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा साथियों? ये अथर्ववेद, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी है, इसको ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्रा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थी साथियों? तो इनमें से बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला जो थी महाप्रजापति, महाप्रजापति गौतमी थी, महाप्रजापति जो थी गौतमी थी। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। और साथियों ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा साथियों, जो ये महाप्रजापति गौतमी है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम महामाया था और इनके जन्म के 7वें ही दिन इनकी उनके माँ की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी जो थी ये महाप्रजापति गौतमी थी। ये साथियों सिद्धार्थ की मौसी थी, किसकी? सिद्धार्थ की मौसी जी थी, जिसका नाम सिद्धार्थ था बचपन में, सिद्धार्थ की मौसी जी थी। ये कौन? महाप्रजापति गौतमी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न कहता है बुद्ध चरित्र, सहेंद्रानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? नागसेन, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु। तो साथियों कौन हो जाएगा? ये बुद्ध चरित्र से तो पता चल रहा अश्वघोष इन सभी के लेखक हो जाएंगे। कौन? अश्वघोष इसके सभी राइटर हो जाएंगे, सभी के लेख जो वो है कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अश्वघोष। साथियों नागसेन का यदि बात करें, नागसेन साथियों मिलिंद पन्नो नामक प्रमुख ग्रंथ लिखा नागसेन ने, और नागा अर्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ लिखा, और वसुबंधियों ने अभिधर्मकोश, अभिधर्मकोश किसने लिखा? अभिधर्मकोश जो है साथियों, अभिधर्मकोश जो है साथियों इन्होंने लिखा कौन? वसुबंधु जी ने लोग लिखा। वसुबंधु लोग ने क्या लिखा? अभिधर्म कोश, यहाँ पर कोश लगा लीजिएगा। और बुद्ध घोष ने साथियों वसुधि मग्ग लिखा। साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये क्या कहता है। कहता है महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर परिसर का किसके जीवन से सीधा संबंध है? मुगल शासक, सिख शासक, भगवान बुद्ध, जैन तीर्थंकर। तो किसके साथ जीवन से सीधा संबंध है साथियों? तो देखिए साथियों किसके? भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है महाबोधि मंदिर परिसर का। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। महाबोधि मंदिर जो है साथियों, ये महाबोधि मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ये बिहार के बोध गया में है,
बिहार के बोध गया में है, बोध गया में है, जो कि बिहार में लगता है साथियों। ये बिहार के बोध गया में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व की धरोहर स्थल घोषित किया है। 2002 में यूनेस्को ने विश्व की धरोहर स्थल घोषित किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न ये कहता है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? अजातशत्रु, अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक। तो साथियों कौन था वो साथियों था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे साथियों। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य एक मतानुयायी शासन था साथियों, जिसने साथियों जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, उपवास करके अपने प्राण त्यागे थे। कहां पर? श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, वहां पर उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म के अनुसार इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा गया। इसको साथियों ये प्राण त्यागने की प्रक्रिया को संलेखना या फिर संथारा कहा गया। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के अनुसार किस विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे, तो संलेखना या फिर संथारा सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। और चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों मौर्य वंश की स्थापना भी की। यह बात भी आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साथियों, कौटिल्य जो है, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो साथियों किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ही ना थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, जिनका वास्तविक नाम क्या था साथियों? जिनका कौटिल्य या फिर चाणक्य कहा जाता है, या फिर इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा था और संस्थापक था, तथा कौटिल्य और चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न ये कहता, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? प्रथम स्तंभ अभिलेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, तृतीय मुख्य शिलालेख, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किसमें हुआ है? तो देखिए इसमें क्या हुआ, द्वितीय मुख्य शिलालेख में क्या वर्णित हुआ? उसमें वर्णित हुआ दक्षिणतम भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिणतम राज्यों का उल्लेख किया गया है साथियों। और जिसमें क्या क्या साथियों, जो कि तीन अशोक के साथियों अभिलेख जो हैं वो तीन भागों में बटे हुए हैं। पहला साथियों क्या है? पहला साथियों गुहा लेख, पहला है गुहा लेख, एक ये भाग हो गया गुहा लेख। दूसरा साथियों, दूसरा का कौन सा साथियों? स्तंभ लेख, दूसरा हो जाता है स्तंभ लेख। और तीसरा साथियों क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है साथियों कौन सा लेख? तीसरा हो जाता है शिलालेख, शिलालेख। ये साथियों अशोक के जो है साथियों, अशोक के स्तंभों के प्रकार हैं। शिलालेख, ये तीन प्रकार हैं साथियों। कौन कौन? गुहा लेख, स्तंभ लेख, शिलालेख। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है क्या? अगला प्रश्न ये कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था? प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। कौन सा? उसका नाम बताया। चस्ताना, मौस, रुद्रदामन प्रथम, रुद्रसिंहा तृतीय। तो आपको नाम बताना है साथियों उसका। तो उसका नाम क्या हो जाएगा साथियों? रुद्रदामन प्रथम। साथियों शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। कहां से? रुद्रदामन के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। कहां के? जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है साथियों। जूनागढ़ के अभिलेख से जानकारी मिलती है इनके विषय में। और सुदर्शन झील का निर्माण, जीर्णोद्धार का मतलब साथियों क्या होता है? निर्माण।
इनके ही शासन में यह साथियों मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के कठियावाड़ में इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार साथियों करवाया का मतलब पुनः निर्माण करवाया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? अगला प्रश्न साथियों देखिए ये कहता है, अगला प्रश्न कहता है दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गुप्त वंश के शासक, पल्लव वंश के शासक, मौर्य वंश के शासक या पुष्यमित्र वंश के संस्थापक? तो साथियों आपको यही बताना है साथियों, गुप्त वंश के शासकों ने दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसके? गुप्त वंश के शासक ने। उसका नाम भी आपको बताना होगा साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। किसने साथियों? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। चंद्रगुप्त सेकेंड ने करवाया था साथियों। और साथियों कहां पर करवाया था? दिल्ली में महारौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। दिल्ली में साथियों कहां पर? महारौली में करवाया था साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखते क्या कहता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 22 कहता है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? किस विद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और साथियों वल्लभी विश्वविद्यालय। तो आपको यही बताना साथियों। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है साथियों पाल वंश के शासक ने की थी। पाल वंश के अंतर्गत हुई साथियों। किसके? पाल वंश के शासकों ने की थी। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक कौन से साथियों? धर्मपाल नाम के व्यक्ति ने करवाया था। धर्मपाल ने करवाया था। ये साथियों यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर यूनिवर्सिटी में, कहां पर? बिहार के भागलपुर यूनिवर्सिटी में। कहां पर? सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं, भागलपुर जिले में है। भागलपुर जिले में है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये कहता है, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न कहता है 23 नंबर, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? साथियों यानी कि पहले वो नदी थी लेकिन वर्तमान में वह भाग सूख गया है, वहां पर हड़प्पा शहर बस गया है। उस नदी का नाम बताइए साथियों कि पहले वहां पर कौन सी नदी बहा करती थी? कोसी नदी, यमुना नदी, रावी नदी, गंडक नदी। तो आपको ये बतलाना। तो साथियों वो जो है रावी नदी के सूखे मार्ग के तट पर जो है साथियों प्राचीन हड़प्पा शहर बसाया गया है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा साथियों। अब रही बात ये साथियों देखिए अन्य प्रमुख सैन्य स्थल एवं इनके समीप स्थित नदी। साथियों अब देख लेते हैं यहाँ पर जो कोसी नदी के सामने तो कोई साथियों वो नहीं है, यमुना नदी के सामने भी कोई नहीं है। और बात करें गंडक नदी के भी सामने कोई शहर नहीं है साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का। अब बात करें दूसरा तो साथियों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के सामने। फेमस की बात कर लेते हैं। सिंधु नदी के सामने कौन है साथियों? वो हो जाता है साथियों मोहनजोदड़ो। लोथल हो जाता है भोगवा नदी के पास और कालीबंगा हो जाता है घग्गर नदी के पास। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये कहता है कि पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करती है? कितना प्रतिशत कवर करती है? यही तो आपको बतलाना है। 89%, 99%, 79% और 59%। ये साथियों आपको बताना है। साथियों समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का 99% भाग जो है वो कवर करती है। ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
साथियों यह बात भी जान लीजिए, इतिहासकारों ने भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इन्हीं कालों में साथियों पूरा संपूर्ण इतिहास वो समाया हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा। ये भी साथियों देखिए एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के कहां से प्राप्त हुआ? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। यानी कि साथियों हड़प्पा वासियों को जहां से या जिस जगह से तांबा प्राप्त हुआ था, वर्तमान में उस जगह का क्या नाम है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो साथियों यही सब कुछ देखना है आपको। तो जो साथियों जो हुआ था उसका वर्तमान में राजस्थान नाम है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया। इसके विकल्प जो है साथियों वो नीचे हैं। इसके विकल्प जो है वो नीचे हैं। देखते हैं भी, पहले इसको पढ़े। लौह युग का सबसे आम उपकरण कौन था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी को काटने और हथियार के रूप में किया जाता था? साथियों कौन सा लोहे का जो था वो कौन आम था जिसका उपयोग साथियों लकड़ी काटने, पेड़ काटने और ये सब काटने में किया जाता था? तो साथियों वो होता था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी सबसे आम हथियार था या फिर साथियों यंत्र था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। अगला प्रश्न 27 नंबर ये रहा। कहता निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? एसएससी जीडी 2023 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। गंगा नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, सरस्वती नदी। तो साथियों किस नदी का नाम केवल एक बार आया है? आप सोच भी नहीं सकते, वही उत्तर हो जाएगा साथियों इसका। गंगा नदी का नाम केवल और केवल एक बार आया है। केवल और केवल एक बार आया है ऋग्वेद में साथियों। आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये होगी। यमुना नदी का नाम साथियों, यमुना नदी का नाम साथियों अगर बात करें तो 3 बार आया है। यमुना नदी का नाम साथियों जो है वो 3 बार आया है। 3 बार। और यदि बात करें साथियों ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी, जो साथियों ऋग वैदिक काल के हिसाब से देखा जाए पवित्र नदी, तो साथियों वो सरस्वती नदी हो जाती है। कौन? सरस्वती नदी जो है ऋग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी साथियों। और तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो वो सिंधु हो जाती थी। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साथियों देखिए 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कहता है साथियों पहले ही डेज रिक्त स्थान है। वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। कौन सा वेद जो है चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है? हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है साथियों। पहले ही हम साथियों आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन देखिए उसमें अथर्ववेद बताया था। इसका उत्तर क्या होगा साथियों? जो कि संगीत से संबंधित है। सा से सामवेद, सा से संगीत हो जाएगा साथियों। यहाँ पर देखिए रखता रखता है धुनो, धुन शब्द आ गया साथियों। यहाँ पर संगीत से संबंध रखने वाला वेद साथियों। ऑप्शन भी सामवेद हो जाएगा। और बात करें साथियों सबसे छोटा वेद भी है, सबसे छोटा वेद भी यही है साथियों। वेदों से संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के साथियों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में साथियों गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। और साम वेद में, इसमें जो छोटा है साथियों, साम वेद में साथियों यज्ञ के बारे में भी जानकारी दी गई है। किसके? यज्ञ के बारे में भी जानकारी दी गई है। अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का भी है साथियों। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में साथियों जादू टोना तंत्र मंत्र की संबंधित जानकारी है। और यजुर्वेद में साथियों कर्म कांड ये वेद है। और साथियों इसमें कर्म कांड से संबंधित संपूर्ण जानकारी है यजुर्वेद में। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न 29 नंबर क्या कहता है देखिए 2023 में फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी जीडी में ही सभी प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ये साथियों कौन नहीं बता देगा? ये साथियों आपको कमेंट करके उसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर साथियों कमेंट करके बताना है आपको। इसका उत्तर जो है कमेंट करके आपको बताना है।
आप लोग जानते होंगे, आशा करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? हल्लूर, महागढ़, मेहरगढ़, चिरांद। ये साथियों आपको बताना है, इनमें से कौन सा स्थल जो है, ये पुरातात्विक स्थल है, कौन सा जो है भारत में स्थित नहीं है, ये बताना है साथियों। तो बात करते हैं हुल्लूर की, ये तो स्थित है भारत में ही है, ये भारत में ही है। और महागढ़ भी भारत में है और चिरांद भी भारत में है। बात करें साथियों मेहरगढ़ की, मेहरगढ़ साथियों भारत में नहीं है, ये भारत में नहीं है साथियों, ये भारत में नहीं है। जब नहीं है तो कहाँ है ये साथियों? वर्तमान में बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, यानी कि हम सीधा कह सकते हैं बलूचिस्तान पाक में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है साथियों। और नौ पाषाण कालीन जो ये साथियों अन्य वो ये दिए गए हैं, जैसे कि हल्लूर साथियों ये कर्नाटक राज्य में है, ये कर्नाटक राज्य में। और चिरांद की बात करें, ये साथियों बिहार में है, ये बिहार में है। और यदि हम बात कर ले साथियों महागढ़ की, ये साथियों उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? ये साथियों उत्तर प्रदेश में है। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। एसएससी जीडी के लिए अब लगातार 30 नंबर हो गए, इसके बाद 31 से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट वाइज चलेगा साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और साथियों इस वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा साथियों। और साथियों इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दीजिए। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।